हेलो एंड वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डाउट डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए फ्रेश लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने में आ गया हूं। लेट्स स्टार्ट। A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH equals to 10 and by passing hydrogen gas around platinum wire at 1 atmosphere। माने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है लेकिन pH की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें रिएक्शन कौन से लिखनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, तो पहले तो मैं इलेक्ट्रोड लिख लेता हूं, दैट इज PtH2 1 ATM और H प्लस कंसंट्रेशन pH इक्वल्स टू 10 है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है तो मैं एनोड की रिएक्शन लिखूंगा, दैट इज हाफ H2 1 ATM रिवर्सिबली H प्लस pH इक्वल्स टू 10 प्लस इलेक्ट्रॉन। नाउ मैं सीधा अप्लाई करूंगा नंस्ट इक्वेशन, तो EH2H प्लस इज इक्वल्स टू E0H2H प्लस माइनस 0.059 अपॉन N log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन H2 सॉरी P ऑफ H2 का पावर हाफ। अब इसकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू 0 ही है और ये है माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू हो गई 1 log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन और ये वैल्यू है 1 का पावर हाफ। अब इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो आप रियलाइज करेंगे कि ये जो माइनस है और ये जो है ना माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? ये PH हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है और ये तो 0 ही है, तो ये हो गया 0.059 इंटू PH। तो दिस इज 0.059 इंटू 10 विच इज 0.59 वोल्ट। चलो देखो 0.059 भी है तो ध्यान रखना टिक करते वक्त, ठीक है ना, गड़बड़ हो सकती है। ओके यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस, वॉच के अंदर जो बटन सेल यूज होता है उसमें रिएक्शन है Zn सॉलिड, सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड, H2O लिक्विड रिवर्सिबली ट्वाइस AgS, Zn प्लस 2 aqueous एंड ट्वाइस OH माइनस aqueous। तो जिंक में से जिंक प्लस 2 हो रहा है, ये एनोड है, और Ag प्लस Ag2O में Ag प्लस है, उसमें से Ag हो रहा है ना, ये रिडक्शन है, ठीक है। हाफ सेल पोटेंशियल दे रखे हैं, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Zn माइनस 0.76 वोल्ट और Ag2O H2O ट्वाइस इलेक्ट्रॉन ट्वाइस Ag ट्वाइस OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। तो वैल्यू से ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, माने सिल्वर वाला पार्ट क्या होना चाहिए? कैथोड, और जिंक वाला पार्ट क्या होना चाहिए? एनोड। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर वाले पार्ट में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो पूछा क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा है, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई E0 सेल क्या होगा? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज E0 Ag2O Ag इन बेसिक मीडियम माइनस E0 Zn प्लस 2 Zn। इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट और इसकी वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये है 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट, तो इसका आंसर बन जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चल व्हेन 0.1 मोल MnO4 माइनस 2, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है मैंगनेट आयन, manganate ion is oxidized, the quantity of electricity required, माने आपको Q पूछा है, required to complete oxidize MnO4 minus 2 in MnO4 minus। देखो ये MnO4 minus है तो इसको कहते हैं परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। अब करना क्या है वो देख ले ध्यान से स्टूडेंट्स, कि MnO4 minus 2 है ना,
उसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे MnO4 माइनस में। इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो +6 से +7 जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, माने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी माने 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। किसके लिए? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए 96500 कूलम चाहिए, तो हमारे पास क्वांटिटी 0.1 मोल है, तो इसका आंसर 9650 कूलम हो जाएगा। सो आंसर इज 3। ओके, चल। द वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट 108, displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है ना ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें एक इलेक्ट्रोड पर कोई एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर आपको पूछ ली है, तो सीधा इक्विवेलेंट कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो कैसे यूज करते हैं देखो ध्यान से। देखो, weight upon equivalent weight of Ag is equals to V upon equivalent volume, volume upon equivalent volume of O2। अब मुझे इसका वेट फाइंड करना है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज। अब Ag प्लस कन्वर्ट्स इनटू Ag, तो चार्ज हो गया आपका 1, माने क्या? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 1, माने क्या हो गया? जो एटॉमिक वेट है वो ही आपका इक्विवेलेंट वेट है। तो सीधा मैं यहां लिख देता हूं 108। ये वॉल्यूम दे दिया है मुझे 5600 ml, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 and Cl2 are taken 11.2 लीटर, और ऑक्सीजन का लिया जाता है 5.6 लीटर, that is 5600 ml। क्यों? क्योंकि यहाँ ml में दिया है तो मैं ml में रखूंगा, तो सीधी सी बात है, सिंप्लीफाई होके 1 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 108 ग्राम। ठीक है, चलो। A device that converts energy of combustion of fuel, फ्यूल का कंबशन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको सीधा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसी डिवाइस को फ्यूल सेल कहते हैं। लेट्स रीड एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं? उसको फ्यूल सेल कहते हैं। ओके, चलो। The pressure of hydrogen required to make the potential of hydrogen electrode 0 in pure water। अच्छा, आप ये समझेंगे कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन तो 0 ही होता है। नहीं, वो 0 होता है, लेकिन H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो तब होता है। अब इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या दे रखी है? प्योर वाटर दे रखा है। प्योर वाटर का मतलब क्या होता है? उसकी pH होती है 7, माने H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपको H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 लेनी है, फिर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ आप प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसी तरह पर मैनेज कर लें। ठीक है, चलो तो अब इसे सॉल्व करें। ओके, चलो तो कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, और कैथोड पर है 2H प्लस, और यहाँ पर कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -7 प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबली H2 गैस, और इसकी कंसंट्रेशन मुझे फाइंड करनी है। नॉन्स्ट इक्वेशन EH प्लस H2 is equals to E naught H plus H2 minus 0.059 upon N log of P of H2 upon H plus का स्क्वायर। चलो, इसकी वैल्यू तो 0 है ही, इसकी भी 0 लानी है। -0.059 अपॉन n की वैल्यू हो गई 2,
पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मुझे फाइंड करना है और ये है 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर। चलो इससे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू -0.0295 log ऑफ P ऑफ H2 अपॉन 10 टू द पावर -14। अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है कि या तो ये वैल्यू 0 हो या तो ये और ये 0 हो। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स के a इंटू बी इज 0, तो इधर a is 0 और b is 0. Then in this case we know that point 0295 is not 0. ठीक है, तो मैं क्या लेकर के चलूंगा, मैं लेकर के चल रहा हूं कि 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ P ऑफ H2 अपॉन 10 टू द पावर -14। अब ये 0 कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू 1 हो। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि log 1 इक्वल्स टू 0 होता है। तो P ऑफ H2 अपॉन 10 टू द पावर -14 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर P ऑफ H2 की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -14। या तो ATM में दे या तो बार में दे। चल 10 टू द पावर -14 ATM। ठीक है, चलो the molar conductivity of a 0.1 mole decimeter cube, तो यह डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर ही होता है, that is मोल पर लीटर। ये मोलारिटी दे दी आपको। AgNO3 मोलर कंडक्टिविटी माने लैम्बडा m दिया है। विथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी माने सिंपली कंडक्टिविटी ओनली, तो यहाँ पर आपको कप्पा दे रखा है 5.76 इंटू 10 टू द पावर -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, एट 298 केल्विन। तो हमें लैम्बडा एम फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो कैसे फाइंड करेंगे। लैम्बडा एम की फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। कप्पा दे रखा है हमें 5.76 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये दोनों कट जाएंगे। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो इसको मैं न्यूमरेटर में ले लूं तो ये हो जाएगा 5.76 इंटू 2, तो ये हो गया 11.52 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 11.52 तो मैच हो रहा है, यूनिट भी सही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन सोडियम क्लोराइड माने NaCl लिक्विड का उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस किया है। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल, 0.10 माने 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग करंट 3 एम्पियर करंट चाहिए। अब देख लो आपको क्या करना है कि क्लोरीन चाहिए आपको, तो 1 मोल क्लोरीन कैसे बनता है, ट्वाइस Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, मैंने सारी फॉर्मूला आप लोगों को बता रखी है, सारी फॉर्मूला। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो वीडियो है ना स्टार्टिंग का, वो वीडियो आप डेफिनेटली एक बार फिर से रिव्यू कर ले। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू T अपॉन N इंटू 96500। ये N क्या है, 1 मोल क्लोरीन के लिए जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो N यहाँ आएगा। अब आपको 0.1 मोल क्लोरीन चाहिए, I की वैल्यू है 3 एम्पियर, टाइम आपको पूछ रखा है, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 96500। ठीक है, चलो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो T इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.1 इंटू 2 इंटू 96500 अपॉन 3। बोलो क्लियर है? तो इतनी सेकंड्स आंसर में आ जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर ऊपर हो जाएगा 19300 अपॉन 3, इतनी सेकंड्स आंसर आएगा। लेकिन अब चेक करो कि सारे के सारे आंसर आपको मिनट्स में दे रखे हैं, सारे के सारे आंसर। अब मिनट्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 60 से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। 19300 अपॉन 3
इंटू 60, तो पहले तो एक जीरो काट लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 1930 और डिनोमिनेटर में आएगा आंसर 80। चेक करो। अब इसको समझे कि ये है 19/18, क्या है आंसर 19/18। अब मान लो कि ये होता 1800/18, तो आपका आंसर क्या आता 100 आता। मान लो कि ये 1800/18 होता तो आपका आंसर क्या आता 100 आता, लेकिन ये 1800 से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर 100 से थोड़ा ऊपर वाला आपका आंसर होना चाहिए। नाउ लेट्स सर्च फॉर द ऑप्शन, योर आंसर शुड बी दिस। देखो स्टूडेंट्स, हर बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ही आंसर लाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेशन या अगर आप थोड़ी भी स्मार्टनेस यूज करें ना तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। ध्यान से सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चंस को। चलो, E नॉट सेल फॉर अ रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। तो व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेल्टा G नॉट एंड K इक्विलिब्रियम। चलो, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पास्ट में कर रखा है, देख लेते हैं। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल, -NF E नॉट सेल। अब E नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माने डेल्टा G नॉट जो है ना, ये डेल्टा G नॉट की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अगर ये रिएक्शन पॉजिटिव माने डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब ये रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, जो होता है जनरली प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, हाँ या ना, ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, माने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में इसको इंटरेस्ट नहीं है, माने प्रोडक्ट बहुत कम बनेगी, तो न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर लार्ज होगा, तो आंसर शुड बी लेस देन 1। और इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा G नॉट का आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन 0। कभी कभी है ना डेल्टा G नॉट का ऐसा एक ऑप्शन बना करके दे देते हैं, वो भी रिस्पेक्ट टू 1 दे देते हैं। चलो, तो डेल्टा G ग्रेटर देन 0 एंड K इक्विलिब्रियम लेस देन 1, सो योर आंसर शुड बी 3, ठीक है। चलो, the number of electrons delivered at the cathode during electrolysis by a current of 1 ampere for 60 seconds। चलो भाई, सबसे पहले तो कूलम्ब निकालते हैं इसके। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। I की वैल्यू हो गई 1 एंड ये हो गया 60 सेकंड्स, तो आपको कुल मिलाकर 60 कूलम्ब मिले हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अगर मिलते तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से पास हो रहा है, तो 60 कूलम अगर जा रहे तो 60 डिवाइडेड बाय होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो सबसे पहले तो इसे कर लेते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 1.6। अब इसे समझे स्टूडेंट्स, ये 1.6 और 6 के बीच का क्या रिलेशन है इसे देखें। तो 16 का टेबल आपको पता होना चाहिए, 16 3 48 होता है और 16 4 64 होता है। मान लो कि ये 6 नहीं है, ये 6.4 है, क्या है 6.4, तो इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता 4 इंटू 10 टू द पावर 20। लेकिन ये 6.4 नहीं है, 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से थोड़ा कम वाला होगा हमारा ऑप्शन। तो 4 से थोड़ा कम वाला विथ पावर 20, विथ पावर 20। देखो स्टूडेंट्स, मैंने बार बार आपको कहा है कि हर बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही करना पड़े, जिसमें करना पड़ेगा उसमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हर बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर जाओगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। अप्रोक्सीमेशन का आप स्मार्टली यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें ZnSO4 Zn+2 की कंसंट्रेशन 0.01 है, सॉल्ट ब्रिज CuSO4 Cu+2 की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है।
Cu. The EMF of this Daniell cell is given E1. When the concentration of ZnSO4 is changed to 1 molar and that of CuSO4 is changed to 0.01 molar, the EMF changes to E2. अब E1 और E2 की कंपैरिजन करनी है. ध्यान से देखो, एनोड 0.01 से 1 मोल पर लीटर किया है, ये है एनोड, ठीक है. और कैथोड की हालत क्या की है? कैथोड की हालत की है कि वो 1 मोलर था, उसको कर दिया 0.01 मोल पर लीटर. अब कंसेप्ट मैंने आप लोगों को उस टाइम बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है, उसे जरूर जा करके चेक करें. अब ध्यान से यह करना कि एनोड की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डाउन होगा, और कैथोड की कंसंट्रेशन आप घटाओगे तो भी पोटेंशियल डाउन होगा. तो एनोड की कंसंट्रेशन आपने क्या करी है? 0.01 से 1 कर दी, और कैथोड की कंसंट्रेशन 1 से क्या कर दी? 0.01 कर दी. अब मैं आपको डायरेक्ट नॉन्स्ट इक्वेशन से इसका कंसेप्ट समझाता हूं. इसका अगर मैं नॉन्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log of Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन होगा. अब Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन आप 0.01 से 1 कर रहे हो, माने क्या हो रही है? ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है. न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी और E नॉट में से ज्यादा वैल्यू सबट्रैक्ट होगी. दूसरी बात, Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन जो है आप उससे घटा रहे हो, माने डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है. डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ये एंड फॉर दैट मैटर ये पूरी टर्म फिर से इंक्रीज होगी, और ये इंक्रीज होगी तो क्या होगा? तो ये फिर से ज्यादा वैल्यू यहां से कट जाएगी. तो आपका आंसर नया जो पोटेंशियल है ना, वो ओरिजिनल पोटेंशियल की कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा. तो आंसर शुड बी 2. ठीक है, चलो. Consider the change in the oxidation state of bromine corresponding to different EMF values. BrO4 माइनस से BrO3 माइनस हो रहा है, that is 1.82 वोल्ट है. BrO3 माइनस से HBrO हो रहा है, that is 1.5 वोल्ट है. HBrO से Br2 हो रहा है, that is 1.595 है. एंड Br2 से Br माइनस हो रहा है, that is 1.0652 वोल्ट है. ठीक है. अब पूछा क्या है? देन द स्पीशीज दैट कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन. पहले तो ये समझे कि डिस्प्रपोर्शनेशन होता क्या है. डिस्प्रपोर्शनेशन वो रिएक्शन है जिसमें गिवन स्पीशीज का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होकर आपको एक प्रोडक्ट देता है, रिड्यूस होकर आपको दूसरी प्रोडक्ट देता है. तो डिस्प्रपोर्शनेशन वो ही कर सकता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो. क्यों? क्योंकि उससे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाकर एक प्रोडक्ट देनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटाकर एक प्रोडक्ट देनी है. इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि इस केस में ये और ये तो ऑप्शन से ही निकल जाएंगे. क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसकी है +5, इसकी है +1, इसकी 0 और इसकी -1. तो ये रिड्यूस होकर नीचे तो जा सकता है लेकिन इससे ऊपर जा नहीं सकता. Br माइनस ये ऑक्सीडाइज होकर ऊपर तो जा सकता है लेकिन नीचे नहीं जा सकता. इसका मतलब हो गया कि BrO4 माइनस है ना, और Br माइनस ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे. तो सबसे पहले तो मैं सेकंड ऑप्शन को काट लेता हूं. अब देखना मुझे ये है कि ये तीन में से मेरा कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे BrO3 माइनस से BrO4 माइनस और BrO3 माइनस से HBrO, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन. HBrO ऑक्सीडाइज होकर BrO3 माइनस बन जाए एंड HBrO रिड्यूस होकर के Br2 बन जाए, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन. एंड Br2 ऑक्सीडाइज होकर HBrO बन जाए एंड Br2 Br माइनस रिड्यूस होकर के Br माइनस बन जाए, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन. एक के बाद एक पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं. इन फ्यूचर आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? वो एक्सपीरियंस से आ जाएगा. सबसे पहले मैं लेता हूं BrO3 माइनस. तो BrO3 माइनस क्या बनेगा? BrO4 माइनस बनेगा एंड ये बनेगा HBrO बनेगा. चेक करो, आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ? +5 से +7 में गया ऑक्सीडेशन
एंड +5 से +1 में गया रिडक्शन। बात समझ में आई। अब इसका मैं ई नॉट सेल निकालता हूं। ई नॉट सेल कैसे आएगा? ई नॉट BrO3 माइनस से HbRO, बोलो। एंड दूसरा ई नॉट BrO4 माइनस से BrO3 माइनस। चेक इट। तो BrO3 माइनस से ये HbRO3 की वैल्यू है 1.5 वोल्ट माइनस ये क्या है? ये वैल्यू है 1.82 वोल्ट। तो ये आंसर बनेगा -0.32 वोल्ट। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं है। तो BrO3 माइनस मेरा आंसर नहीं बन सकता। अब दूसरा केस मैं मान लेता हूं कि HbRO हो रहा है। तो HbRO में से BrO3 माइनस प्लस Br2। अब HbRO से Br2 हो रहा है वो रिडक्शन है, और HbRO से BrO3 माइनस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। तो इसका ई नॉट सेल अगर मुझे फाइंड करना है तो ई नॉट ऑफ HbRO से Br2 माइनस ई नॉट BrO3 माइनस से HbRO। HbRO से HbRO2 दैट इज 1.595 माइनस 1.5, इसका आंसर 0.095 वोल्ट। ये वैल्यू है पॉजिटिव। वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेल्टा G नॉट जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, माने इसका डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है। अब तीसरा केस भी जो है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो क्या होगा कि Br2 में से बन जाए HbRO प्लस Br माइनस। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका ई नॉट सेल जो है वो क्या होगा? दैट इज ई नॉट ऑफ Br2 Br माइनस माइनस ई नॉट ऑफ HbRO से Br2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू है 1.0652 माइनस ये है 1.595। डेफिनेटली इसका आंसर नेगेटिव आएगा। चलो, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस और ये स्पॉन्टेनियस, माने ये रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा HbRO। ठीक है, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ यूज कैसे करना है। पूरा आपको डिटेल में मैंने सब्जेक्टिव थियोरेटिकल पार्ट से समझा दिया कैसे करना है। अब इसका अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है तो क्या होगा? उस रिएक्शन में आपको रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, इसका और इसका दोनों का यूज करना पड़ेगा। ये रिडक्शन वाला पार्ट है और ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। बात समझ में आ रही है? देख लो इसको देख लो कि यहां से यहां वाला पार्ट रिडक्शन है, माने फॉरवर्ड वाला पार्ट रिडक्शन है और बैकवर्ड वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है। इसको देखो, फॉरवर्ड वाला पार्ट रिडक्शन है और बैकवर्ड वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन है। देख लो, और यहां पर भी देख लो, फॉरवर्ड वाला पार्ट दैट इज Br2 से Br माइनस वाला पार्ट रिडक्शन है, और Br2 से HbRO से Br2 माने फॉरवर्ड वाला पार्ट रिडक्शन है और बैकवर्ड वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है। समझ में आ गया? और हमारा फॉर्मूला क्या है ई नॉट सेल का? रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। अब इसको देखो, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड से बैकवर्ड की वैल्यू ज्यादा है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। इसका आंसर नेगेटिव आए, इसका मतलब है कि रिएक्शन नहीं होगी। यहां आ जाओ, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड की वैल्यू बैकवर्ड से ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। इसको देखो, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड से बैकवर्ड की वैल्यू ज्यादा है,
इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं होगी। तो ऐसा ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए ना, ठीक है, तो ये चार्ट फ्लो से आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन का। तो आपको क्या करना है, कोई एक, पहला तो ये समझ लो कि फर्स्ट और लास्ट तो आंसर ही नहीं आएंगे क्योंकि उसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता है। बीच वालों के लिए आपको चेक करना है फॉरवर्ड माइनस, अच्छा एक और चीज समझ लो कि रिडक्शन की लैंग्वेज में दिया होना चाहिए ग्राफ, ठीक है। देखो ये रिडक्शन है +7 +5 +1 0 -1। अगर ऑक्सीडेशन की लैंग्वेज में दे तो बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड करना है, ठीक है। यहां पर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, उसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने शॉर्टकट दे दिया आपको। चलो, for a cell involving E naught 0.59 volt 298 Kelvin, the equilibrium constant for the cell reaction is, चलो भाई अब आपको शॉर्टकट मैंने जो दिया है उसका डायरेक्ट यूज करेंगे कि log Kc इज इक्वल टू n E naught cell अपॉन 0.059, ठीक है। चलो, तो कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.59 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, और 2.303 अपॉन RT F की वैल्यू है ये, ओके। तो यहाँ पर N की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0.59 और ये हो गया 0.059, तो इसका आंसर बनेगा 10। तो Kc की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, 10 का पावर 10, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, फॉर द सेल रिएक्शन ट्वाइस Fe+3 ट्वाइस I माइनस ट्वाइस Fe+2 I2, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दे रखी है, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। अब पहले तो देख लो कि I माइनस में से I2 हो रहा है, ट्वाइस I माइनस से I2 माने ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर 2 है। यहां पर भी देख लो Fe+3 में से Fe+2 हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐसे कितने हैं, 2 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो डेल्टा G0 क्या होगा, या तो डेल्टा G0 फाइंड करना, -NFE0 सेल, n की वैल्यू है 2, f की वैल्यू है 96500 और इसकी वैल्यू है 0.24, ठीक है। चलो, इन दोनों को मिला ले तो ये हो जाएगा -0.48 इंटू 96500, ये 0.48 का मतलब मैं कर लेता हूं ऑलमोस्ट 0.5, तो ये हो गया 96500 और ये बन जाएगा आपके लिए -4825 जूल, तो ये हो जाएगा -48.25 किलो जूल से थोड़ा कम। क्यों, क्योंकि मैंने 0.48 जो है ना उसको 0.5 बना दिया है, तो -48.25 से थोड़ा कम आंसर आना चाहिए, आंसर इज दिस। ध्यान रखिए ये भी है वैल्यू तो, लेकिन हमारा आंसर है माइनस, क्यों, क्योंकि हमारा सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो डेल्टा G0 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन, तो सल्फ्यूरिक की दे रखी है x, K2SO4 की दे रखी है y और एसिटिक एसिड की दे रखी है z। अब इसको दे, सॉरी सोडियम एसिटेट की, सोडियम एसिटेट की दे रखी है z। अब आपको फाइंड किसकी करनी है, फाइंड करनी है एसिटिक एसिड की, तो लैम्बडा 0 ऑफ एसिटिक एसिड। अब देख लो एसिटिक एसिड के दो आयन है, एक है एसीटेट और एक है H+, ठीक है। तो आपको लाना पड़ेगा एसीटेट आयन किसमें से, CH3COOK में से, एक मोल चाहिए और एक मोल इसमें से मिल ही जाएगा। अब दूसरा है क्या, दूसरा है आपको चाहिए H+, आपको कहां से मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड एक मोल ले लिया तो उसमें से आपको 2 मोल H+ मिल जाएंगे,
उसमें से आपको क्या मिल जाएंगे, 2 मोल H प्लस मिल जाएंगे, लेकिन आपको चाहिए कितना, 1 मोल। तो करना क्या पड़ेगा, हाफ ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ H2SO4 करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक K प्लस एक H प्लस आ गया, देख लो। ऐसा करने से क्या हुआ, एडिशनल एक K प्लस आ गया, एडिशनल हाफ मोल सल्फेट आ गया। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस हाफ ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ K2SO4 करना पड़ेगा। कैसे ए करोगे ना, तो हाफ K2SO4 करोगे तो 1 मोल K2SO4 में से आपको 2 मोल K प्लस मिलते हैं, हाफ करोगे तो 1 मोल K प्लस कट जाएगा, जो यहां से कट गया। यहां देख लो, 1 मोल K2SO4 से आपको 1 मोल सल्फेट मिलता है, हाफ करोगे तो हाफ सल्फेट कटेगा, और यहां हाफ सल्फेट ही ऐड हुआ है। तो पूरा मैथमेटिकल लेवल पर मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब सारी चीजें जो वैल्यू के बेस पर है उसे सब्सटीट्यूट करके चलेंगे। x प्लस वाई बाई 2, नहीं एक मिनट, इसकी वैल्यू तो z है, z सल्फ्यूरिक की वैल्यू है x बाई 2 एंड K2SO4 की वैल्यू है y माइनस y बाई 2। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 प्लस z। आपका आंसर हो जाएगा 4। चल, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की सही मेथड यही है कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और फिर मेरे साथ सॉल्यूशन में फिर से जुड़ जाए। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। अपने फीडबैक जरूर कमेंट्स में शेयर करें, हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं चैनल पर। तो डेफिनेटली आप अगर कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें, आप खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करके सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन, व्यूज एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं नया वीडियो लाने के लिए। ठीक है, इसका जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।